नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट के बाद से ही चाइना आग बबूला हो रखा है। मगर सोचने की बात तो ये है कि चाइना और अमेरिका दोनों इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं ताइवान के ऊपर कि एक यूएस रिप्रेजेंटेटिव के ताइवान विजिट से ही चाइना ने मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी है ताइवान के ऊपर। आखिर क्या है चाइना और ताइवान के बीच की कंट्रोवर्सी? आखिर क्यों ताइवान सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट है? और अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया तो क्या अमेरिका उसका सपोर्ट करेगा? क्या अमेरिका भी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करेगा या यूक्रेन की तरह ताइवान को भी छोड़ देगा उसके हाथ पर? जानेंगे इस वीडियो में। When the world protested, China turned around and said, this is Beijing's internal matter. Large-scale live-fire drills around the Taiwan Strait. What explains China's obsession with Taiwan? Simply invaded and taken over Taiwan. So why is it only China that is obsessed with this little island? ताइवान साउथ ईस्ट चाइना से 160 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है। दोस्तों, अगर हमें चाइना और ताइवान के बीच की कंट्रोवर्सी को समझना है तो हमें यह समझना होगा कि आज चाइना ताइवान को किस तरीके से देखता है और ताइवान चाइना को किस तरीके से देखता है, और साथ ही साथ ताइवान की हिस्ट्री क्या रही है। चाइना ताइवान को एक ब्रेक थ्रू प्रोविंसेस की तरह देखता है जो एक दिन उसका पार्ट बनेगा, मगर ताइवान अपने आप को एक सेपरेट नेशन मानते हैं और इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ताइवान का ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड AD 239 में मिलता है, जब एक चाइनीज एम्परर ने अपने फोर्सेस को भेजा था एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, और इस बात को चाइना एज अ फैक्ट भी यूज करता है टू गेट बैक ताइवान। 1624 से लेकर के 1661 तक ताइवान के ऊपर डच की कॉलोनी थी, और 1683 से लेकर के 1895 तक चाइना की क्विन डायनेस्टी ने ताइवान के ऊपर एडमिनिस्ट्रेट। मगर 1895 में साइनो जापानीज वॉर में जापान की विक्ट्री के बाद जापान ने ताइवान का कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया। मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो जापान का कंट्रोल था ताइवान के ऊपर वो खत्म हो गया, और ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। मगर कुछ सालों के बाद चाइना के अंदर एक सिविल वॉर होता है जिसमें चियांग जो लीडर थे रिपब्लिक ऑफ चाइना के, उनको हार मिलती है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से, और वो अपने 1.2 मिलियन फॉलोअर के साथ बहुत बड़ा माइग्रेशन करते हैं ताइवान में, और अगले 50 सालों तक ताइवान के पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और आज की हालत यह है कि DPP डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी जो आज रूलिंग पार्टी है ताइवान के, वो ताइवान की इंडिपेंडेंस चाहती है, मगर KMT जो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है ताइवान के अंदर, वो यूनिफिकेशन विद चाइना चाहती है। तो ये थी पूरी कंट्रोवर्सी जिसमें ताइवान अपने आप को सेपरेट नेशन मानता है, मगर जो चाइना है वो इसको एक ब्रेक थ्रू प्रोविंसेस समझता है। मगर ऐसा नहीं है कि चाइना और ताइवान के बीच में हमेशा से ही ऐसी लड़ाई रही है। 1980s में ताइवान गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दिया था चाइना विजिट और चाइना में इन्वेस्टमेंट पे, मगर चाइना की तो आदत आप जानते ही हैं, उंगली पकड़ाओगे तो हाथ पकड़ लेता है। गजब बेइज्जती है। और चाइना ने क्या किया, ताइवान के सामने 1 कंट्री 2 सिस्टम का ऑप्शन रखा, जैसा उसने हांगकांग के साथ किया था 1997 में। और उसके बाद तो हम सभी को पता है कि कैसे बीजिंग का हांगकांग के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया, और ताइवान ने इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने बताया था कि DPP इंडिपेंडेंस चाहती है, और 2004 में DPP के जीतने के बाद चाइना ने नॉन सेसेशन लॉ पास किया। अगर ताइवान चाइना से अलग होने की कोशिश करेगा तो चाइना नॉन पीसफुल मोड यूज कर सकता है टू गेट बैक ताइवान। मगर बात यह आती है, क्या ताइवान को सच में पूरी दुनिया एक सेपरेट नेशन की तरह देखती है? हालांकि ताइवान के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैं और मिलिट्री भी है, मगर उसके बावजूद दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो ताइवान को एक सेपरेट नेशन की तरह नहीं देखता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और अमेरिका जिसके साथ ताइवान का 11th लार्जेस्ट ट्रेड है, और अमेरिका जो खुद को फ्रेंड बता रहा है ताइवान का, वो भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, यानी कि ताइवान को एक सेपरेट नेशन के तौर पे नहीं देखता। वो ताइवान को चाइना का ही पार्ट। 1991 से लेकर के मई 2021 तक जो ताइवान का चाइना में इन्वेस्टमेंट है वो $193.5 बिलियन का, और इसी वजह से ताइवान के बहुत लोग परेशान हैं कि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया तो उनकी इकोनॉमी का क्या होगा। हालांकि चाइना के ऊपर भी इसका असर पड़ा, पूरी दुनिया ने रशिया यूक्रेन के वॉर से इन्फ्लेशन तो झेला है, अब चाइना और ताइवान के बीच का जो लड़ाई होगी वो हमें रिसेशन की तरफ ले जाएगी। मगर ताइवान सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, और अमेरिका इतना ज्यादा इंटरफियर क्यों कर रहा है? ताइवान की एक कंपनी है TSMC जो वर्ल्ड की 60% सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक्सपोर्ट करती है। अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे अमेजन ले लो, चाहे टेस्ला ले लो, चाहे एप्पल ले लो,
सबके लिए जो सेमीकंडक्टर होता है वो TSMC कंपनी से ही आता है। और अमेरिका को ये डर है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर कंट्रोल ले लेगा तो जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसके एक्सपोर्ट पे कभी भी रोक लगा देगा और पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसके दाम बढ़ जाएंगे और पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर हो जाएगी। मगर अब सोचने की बात यह है कि क्या चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, और अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा तो क्या अमेरिका भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करेगा? क्या अमेरिका ताइवान को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा टू फाइट विद चाइना? मई 2022 में जब जो बाइडेन से पूछा गया ताइवान को लेकर के तो उनका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। मगर बात यह है कि कुछ दिनों के बाद ही अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि वो अभी भी वन चाइना पॉलिसी को ही मानता है, और ये दोनों बातें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, क्या चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, क्या अमेरिका ताइवान को बचाएगा या यूक्रेन की तरह उसे मरने के लिए छोड़ देगा? ये तो टाइम ही बताएगा।